वैसे तो क्लाइव को 27 जून को मुर्शिदाबाद पहुंच जाना था, लेकिन उन्हें आगाह किया गया कि उनकी हत्या करने की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए 29 जून को क्लाइव शहर में दाखिल हुए। मीर जाफर ने शहर के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत किया और उनके साथ साथ क्लाइव शहर में घुसे। रॉबर्ट क्लाइव ने ही मीर जाफर को मसनद पर बैठाया और सैल्यूट किया और ऐलान किया कि कंपनी बंगाल पर मीर जाफर के शासन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और सिर्फ तिजारती मामलों पर उसकी नजर रहेगी। ये सर पेंडरल मून की लिखावट है। किताब का नाम है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनियन इन इंडिया। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। यूं इसे युद्ध भी ना कहे तो ठीक होगा। दरअसल प्लासी का युद्ध 25 साल के नौजवान सिराज के साथ किया गया धोखा था। सिराज के परिवार, उसके सेनापति मीर जाफर और नो डाउट अंग्रेजों की तरफ से किया गया मिला जुला धोखा। मीर जाफर को गद्दारी का इनाम मिला, बंगाल की गद्दी मिली, अंग्रेजों की सलामी भी मिली, लेकिन बुद्धिहीन मीर जाफर ये भूल रहा था कि गद्दार पर कोई भरोसा नहीं करता। भूल रहा था जिस तरह अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के लिए बड़ी भूल साबित हुई है, उसी तरह अंग्रेजों पर भरोसा करना उसके लिए भी आत्मघाती कदम होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 9 फरवरी है और आज ही की तारीख का संबंध है अंग्रेजों के साथ की गई एक संधि से, जिसने बंगाल और भारत के मानचित्र पर अंग्रेजी हुकूमत की स्याह मोहर ठोक दी थी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचार या आचार्य चाणक्य के बेहतरीन सबक या फिर महात्मा गांधी की अनमोल सीख, सब कुछ अवेलेबल है कुकू एफएम पर, वो भी हिंदी में। और तो और लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और सुने जो मन चाहे। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान समेत कई विधाओं में ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें। लल्लन टॉप का दोस्त होने के नाते आपके लिए एक खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटू सा कोड डालना होगा। सूचना समाप्त। वापस आज की बात पर आते हैं। बंगाल के नवाब। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद से ही मुगल साम्राज्य के दिन ढलने लगे थे। मुगल बादशाह फारूक सियार का दौर था। साल 1717 में बादशाह फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया था। इसके बाद 1719 में उड़ीसा की दीवानी भी कुली खान के कंट्रोल में आ गई। बंगाल के आंतरिक मामलों पर मुगल कंट्रोल लगभग 0 हो गया था। कुली खान अपने हिसाब से शासन चलाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नवाब के सामने एक दिक्कत थी। दरअसल मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में लगने वाले सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था, जिसका नाजायज फायदा कंपनी उठाने लगी थी। 1727 में मुर्शीद कुली खान की मौत हो गई। कुली खान के बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल का नवाब बना। ये कुली खान का दामाद था और बंगाल का नवाब बनने से पहले तक उड़ीसा का उप सूबेदार था। साल 1732 में इसने बिहार को बंगाल में मिला लिया और अलीवर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार बना दिया। अलीवर्दी खान। 1739 में शुजाउद्दीन की मौत हो गई। बेटा सरफराज खान गद्दी पर बैठा, लेकिन अगले ही साल अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। दोनों में जंग हुई, जिसमें सरफराज मारा गया। बंगाल की गद्दी अब अलीवर्दी खान की हुई। अलीवर्दी ने नवाब बनते ही भारी भरकम नजराना मुगल बादशाह को भेजा। बदले में बादशाह ने अलीवर्दी को आधिकारिक तौर पर बंगाल का पहला नवाब घोषित किया। साल 1740 से 1751 तक अलीवर्दी का संघर्ष मराठों से चलता रहा। मराठे हर बार भारी पड़े। आखिर में अलीवर्दी खान को मराठों से संधि करनी पड़ी। संधि में हर साल 12 लाख रुपए का टैक्स और उड़ीसा वापस देने की बात तय हुई। इधर कमजोर पड़ रही सैन्य ताकत के चलते अलीवर्दी दूसरे मोर्चे यानी अंग्रेजों के सामने भी कमजोर पड़ रहा था। अलीवर्दी ने कंपनी को व्यापार की अनुमति दे दी, मजबूरी में। हालांकि किले बंदी और सेना रखने का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया था। अलीवर्दी का लाडला नाती सिराज। अलीवर्दी के कोई बेटा नहीं था, इसीलिए अलीवर्दी जिंदा रहते अपना वारिस तय करना चाहते थे। 3 बेटियां थी। पहली थी घसीटी बेगम। ये ढाका के नवाब की बेगम थी। कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए खुद बंगाल की नवाब बनना चाहती थी। बाकी 2 बेटियों में से एक का बेटा था शौकत जंग और सबसे छोटी बेटी का बेटा था सिराज। शौकत जंग और सिराज दोनों का बचपन और परवरिश एक से ही गुजरे। दोनों घुड़सवारी करते और जंग के गुर सीखते थे, लेकिन सिराज थोड़ा तेज तर्रार था। जंग की पाठशाला में शौकत से आगे भी
इसीलिए नाना अली वर्दी खान को सिराज ज़्यादा प्यारा था और अली वर्दी खान ने सिराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सिराज उद दौला। तारीख थी 10 अप्रैल 1756। अली वर्दी खान चल बसे। इधर सिराज के नवाब बनते ही बंगाल का दरबार घरेलू साजिशों का अखाड़ा बन गया। अंग्रेज भी हर मौके पर सिराज की निजी तौर पर बेइज्जती कर रहे थे। नए नवाब को नजरें पेश किए जाने का रिवाज था। राजा, विदेशी कौमों के वकील और अमीर नजर पेश करने आए, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कोई नहीं आया। मुर्शिदाबाद के दरबार में अंग्रेजों को कोई काम पड़ता तो नवाब को खबर नहीं होती और अंग्रेज दरबारियों से अपना काम चला लेते। कासिम नगर में अंग्रेजों की कोठी थी जहां सिराज को घुसने से मना कर दिया गया। इधर शौकत जंग और घसीटी बेगम यूं भी जले भुने बैठे थे। अंग्रेजों ने शौकत जंग को नवाब के खिलाफ भड़काकर आग में घी डालने का काम कर दिया। आखिरकार 1756 में शौकत और सिराज के बीच मनिहारी में लड़ाई हुई, जिसमें शौकत की मौत हो गई और सिराज की जीत हुई। बंगाल के नवाब सिराज यानी मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला को लगा कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी खत्म हो गया, लेकिन ये सच नहीं था। अंग्रेज कहीं ज्यादा शातिर थे। नवाब के खिलाफ कोई बगावत कर देता तो उसे कलकत्ता में अंग्रेजों की कोठियों में शरण मिलती थी। चुंगी माफी यानी टैक्स माफी का वो सर्टिफिकेट जिसे तब दस्तक कहते थे, उसका दुरुपयोग किया जा रहा था और सबसे खास बात, अंग्रेजों द्वारा जबरन किलेबंदी की जा रही थी। अली वर्दी खान ने सिराज से कहा था, मेरे बेटे, मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नज़र रखना। अगर खुदा मेरी उम्र बढ़ा देता तो मैं तुम्हें इस खौफ से भी आज़ाद रखता। अब ये काम तुम्हें करना होगा। बादशाहों के बीच के घरेलू झगड़े के बहाने इन्होंने शहंशाह, मुगल बादशाह का मुल्क और शहंशाह की रियाया का माल छीन कर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमजोर करने का ख्याल न लाना। अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है, पहले उन्हें जेर करना, हराना। अंग्रेजों को जेर कर लोगे तो बाकी दोनों कौमें तुम्हें तकलीफ नहीं देंगी। मेरे बेटे, उन्हें किले बनाने या फौज रखने की इजाजत ना देना। अगर ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अली वर्दी खान का डर जायज था, नाती को दी हुई सीख भी जायज थी, लेकिन दुश्मन सिर्फ अंग्रेज होते तो गनीमत थी। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। ये नवाब का भरोसेमंद होने का नाटक तो करता था, लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी था। हमेशा इस ताक में रहता कि कब सिराज को गद्दी से हटाकर बंगाल का नवाब बनने का मौका मिल जाए। बंगाल में कंपनी खुद तो सीमा शुल्क से आज़ाद ही थी, बल्कि अंग्रेज टैक्स में मिली छूट यानी दस्तक दूसरे व्यापारियों को ट्रांसफर भी कर रहे थे और बदले में उनसे पैसे लेते थे। बंगाल को राजस्व का नुकसान हो रहा था। सिराज आखिर कब तक कंपनी की कारगुजारियां सहता? उसने दो काम किए। एक तो बंगाल में दूसरे व्यापारियों के ऊपर से भी टैक्स हटा दिया, जिससे अंग्रेजों को व्यापार में चुनौती मिलने लगी, और दूसरा, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को किलेबंदी करने से रोका। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। फोर्ट विलियम। साल 1756 अंग्रेजों ने सिराज के दीवान राजा राजवल्लभ को अपनी ओर मिला लिया था। इससे नाराज सिराजुद्दौला ने 24 मई 1756 को कासिम बाजार पर सैनिक कार्रवाई की और कोठी पर कब्जा किया। यहाँ के अंग्रेज अधिकारी वॉट्स और कई दूसरे अंग्रेजों को पकड़ लिया गया। इसके बाद 16 जून को सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाही, 20,000 घुड़सवार और 400 प्रशिक्षित हाथियों के साथ अंग्रेजों के कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर हमला कर दिया। बंगाल में अंग्रेजों का सबसे बड़ा व्यापारिक और सैन्य अड्डा यही था। लड़ाई 4 दिन चली। 18 जून को गवर्नर रोजर ड्रेक किले में महिलाओं और बच्चों को छोड़कर खुद भाग खड़ा हुआ। अब अंग्रेजों की सेना मजिस्ट्रेट जॉन हॉलवेल के हाथों में थी। 20 जून तक अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे। 21 जून को हॉलवेल ने किला सिराजुद्दौला को सौंप दिया। एस.सी. हिल ने अपनी किताब बंगाल इन 1857-58 में लिखा है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के बीचों बीच दरबार लगाया और घोषणा की कि अब कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा जा रहा है। कहा जाता है इस दौरान करीब 149 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया था और सबको एक बेहद संकरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहां दम घुटने से ज्यादातर की मौत हो गई थी। केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। इस घटना को नाम दिया गया था ब्लैक होल इंसिडेंट, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस घटना को सच नहीं मानते। कंपनी के उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स, मद्रास काउंसिल की बहसों या उस वक्त की घटनाओं पर लिखने वाले सैयद गुलाम हुसैन जैसे किसी और भी इतिहासकार की किताब में ऐसा कुछ नहीं मिलता। रॉबर्ट क्लाइव और जेम्स वॉटसन को लिखे गए सिराज के पत्रों में भी ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है। कहा जाता है कि हॉलवेल ने इंग्लैंड जाकर किताब लिखी और इस घटना का मनमाना डिटेल दिया ताकि आम ब्रिटिशर्स की सहानुभूति मिले और सिराजुद्दौला के चरित्र को कलंकित किया जा सके।
हॉलवेल बेहद चालाक आदमी था। इसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और इसी तरह मीर कासिम से भी 3 लाख रुपए की उगाही की थी। इसकी बातें यकीन करने वाली कैसे हो सकती थी? अलीनगर की संधि। फोर्ट विलियम की तबाही अंग्रेजों के लिए शर्मसार करने वाली थी। सिराजुद्दौला ने अलीनगर की कमान अपने दीवान राजा मानिक चंद को सौंप दी और 11 जुलाई 1756 को खुद मुर्शिदाबाद वापस चला गया। 30 अक्टूबर 1756 को हॉलवेल ने कंपनी के डायरेक्टर को लिखा, इतनी घातक और शोकजनक स्थिति आदम के वक्त से लेकर आज तक किसी कौम के इतिहास में नहीं आई है। इसके बाद अंग्रेजों ने 2 तरफा काम शुरू किया। एक, सिराजुद्दौला के हाथ पांव जोड़कर दोबारा बंगाल में व्यापार करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के लोगों को अपना बनाना शुरू कर दिया। इधर कलकत्ते के किले पर नवाब के कब्जे की खबर जब मद्रास पहुंची तो वहां से 800 यूरोपियन और 1300 हिंदुस्तानी सिपाही रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन की लीडरशिप में कलकत्ता पहुंचे। मानिक चंद अब तक रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था। मानिक चंद ने अंग्रेजों के साथ दिखावे की लड़ाई लड़ी और सिराजुद्दौला को कहलवा भेजा कि वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सका। इसके बाद 2 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा कलकत्ते के किले पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला अब समझ चुका था कि उसके लोगों की गद्दारी के चलते ही उसे हुगली और कलकत्ता का नियंत्रण खोना पड़ा। अंग्रेजों की लूटपाट की खबर सिराजुद्दौला तक पहुंची तो वो हुगली पहुंचा। आमना सामना होने से पहले उसने रॉबर्ट क्लाइव को पत्र लिखा। कहा, तुम लोग व्यापारी हो, लूटपाट तुम्हें शोभा नहीं देती। अगर चाहते हो कि कंपनी का कारोबार पहले की तरह चले तो मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं सेना लेकर आया तो तुम्हारा नुकसान ही होगा, आगे बातचीत के रास्ते भी बंद होंगे। इस पत्र से अंग्रेजों को लगा कि सिराजुद्दौला सुलह करना चाहते हैं। पत्र के जवाब में 4 मांगे लिखकर भेजी गई। मांगे थी, अंग्रेजों को हुए नुकसान का हर्जाना दिया जाए, कंपनी को बंगाल में जितनी व्यापारिक रियायतें मिल रही थी वो सब वापस लाई जाएं, अंग्रेज जिस तरह चाहें अपनी किलेबंदी कर सकें और उन्हें बंगाल में टकसाल खोलने यानी सिक्के बनाने की अनुमति दी जाए। साथ ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कलकत्ता आने को कहा। धोखे से उसे मारने की साजिश थी। इतिहासकार एच.सी. हिल लिखते हैं, सिराजुद्दौला को इस यात्रा में पता चल गया था कि मेरे अफसर और तमाम सिपाही अब मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। 4 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला कलकत्ता पहुंचे। 5 फरवरी को अंग्रेजों की हमला करने की साजिश थी। भोर होते ही हमला कर दिया गया, लेकिन नवाब बच गए। लेकिन सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर बगावत कर चुका था। बाकी खास लोग भी संधि का दबाव डाल रहे थे। आखिरकार 9 फरवरी 1757 यानी आज ही के दिन सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। संधि के मुताबिक तय हुआ कि दिल्ली के बादशाह ने जितनी रियायतें अंग्रेजों को दी थी उन्हें वापस अमल में लाया जाएगा। अंग्रेजों के दस्तक के साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी माल लाया या ले जाया जाएगा उस पर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। अंग्रेजों की कोठियों का सारा माल वापस किया जाएगा। अंग्रेजों को कोठियों की किलेबंदी और सिक्के ढालने के लिए टकसाल चलाने का अधिकार होगा। संधि की शर्तें सिराजुद्दौला को माननी पड़ी। कंपनी की तरफ से मुर्शिदाबाद में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई और अंग्रेजों के लिए अब बंगाल के खिलाफ साजिश करना और आसान हो गया। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के बंगाल पर पूर्ण आधिपत्य का पहला कदम साबित हुई। इस संधि के कुछ ही महीनों बाद मीर जाफर, दुर्लभ राय और कलकत्ता के सेठ मानिक चंद की मदद से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। तारीख थी 23 जून 1757। सिराजुद्दौला ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़े गए। मीर जाफर के 17 साल के बेटे मीरान ने 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। उनके छत विछत शव को हाथी पर लाद कर शहर भर में घुमाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को एक नोट भिजवाया जिस पर लिखा था, मैं इस जीत पर आपको बधाई देता हूँ, ये जीत मेरी नहीं आपकी है। उम्मीद है कि मुझे आपको नवाब घोषित करवा पाने का सम्मान मिलेगा। भारत के इतिहास में गद्दारी के पर्याय 2 ही नाम हैं, एक जयचंद और एक मीर जाफर। दोनों को लगा था कि गद्दारी का इनाम मिलेगा, लेकिन दोनों का अंत दर्दनाक हुआ। विश्वासघात का कलंक लगा वो अलग। प्लासी का युद्ध और उसके बाद मीर जाफर के शासन की परिणति कैसे हुई, मौका और दस्तूर यानी तारीख हुई तो फिर बताएंगे। आपके लिए एपिसोड लिखा था शिवेंद्र ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।